अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के जवाब को तस्लीम कर लिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं ट्रंप के गाजा अमन मुआहदे से, जो हमास के को उन्होंने मोहलत दी थी 72 घंटे की। 72 घंटे के अंदर ही अंदर हमास का स्टेटमेंट ही आया है। आप देख सकते हैं इसे। एक तरफ हमास कह रहा है कि बुनियादी तौर पे, प्रिंसिपल तौर के ऊपर वो तस्लीम करता है डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहदे को। उसके तहत वो जो इजरायली हॉस्टेजेस कह लें आप, कैप्टिव्स कह लें आप, जो हमास ने यरगमाल किए हुए थे 7 अक्टूबर 2023 से, जो बचे हुए हैं अभी जिंदा मेरे ख्याल से 20 के लगभग, उनको छोड़ने को तस्लीम कर लिया है। लेकिन साथ साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जो बेसिकली ट्रम्प कह रहा था कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी, उसके बाद टोनी ब्लेयर को एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा, एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा, उसके ऊपर हमास ने कहा है कि हमें और मुज़ाकरात की जरूरत है। लेकिन फौरन बाद उस स्टेटमेंट के डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया है, मुलाहिजा करें। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुशामद किया है हमास के स्टेटमेंट को और कहा है कि ये अहम मौका है, अब आ गया है सामने कि हमास और इजराइल के दरमियान एक अमन मुआहदा हो सके। लेकिन अभी भी बड़ी कॉशन की जरूरत है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो जंगबंदी की गुजारिश तो नहीं कह सकते, मगर जो डिमांड की थी ट्रंप ने, उसके बावजूद अटैक्स गजा में जारी हैं। एक तरफ ये पहलू है, दूसरी तरफ पहलू है पाकिस्तान का किरदार, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस अमन मुआहदे को लेकर बड़ी बैक ट्रैकिंग हुई है। इसहाक डार का स्टेटमेंट भी आया है, और ऑब्वियसली ट्रंप का दावा है कि मिलिट्री लीडरशिप फील्ड मार्शल की और जो नॉमिनल वजीर आजम है फॉर्म 47 साल शहबाज शरीफ, वो दोनों ऑन बोर्ड थे। इस पूरे डायनामिक को मजीद समझने के लिए और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर जुनैद अहमद। ये हैं डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ इस्लाम एंड डीकोलोनाइजेशन इन इस्लामाबाद, जहां पे ये लॉ, रिलीजन और ग्लोबल पॉलिटिक्स टीच करते हैं। ये लिखते भी हैं, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं मिडल ईस्ट मॉनिटर के लिए भी, कंकरेंट, बेसिकली बहुत सारे जरीदों के लिए ये आर्टिकल्स लिखते रहे हैं। तो पहले तो शुरू करते हैं जुनैद, आपके रिएक्शन से ये जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? Well, I mean, इसमें बंदा कहाँ शुरू हो? You've laid out, मतलब बड़े अच्छे तरीके से सारे issues lay out किए हैं जो involved हैं इसमें. I mean, both in terms of के अच्छा हम क्या present कर रहे हैं, ये 2021 points ये वो the peace plan, और बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बस हमास को 72 hours दिया accept करने के लिए. And the other part of it is what the other governments surrounding जो governments हैं, जो Arab countries हैं, Gulf countries हैं, and of course Pakistan जो है, and Turkey, you know, how are they approaching this? ठीक है, and we make that distinction is because we believe, whether we should believe it, यकीन करना चाहिए या नहीं, कि कोई किस्म का मुस्लिम सॉलिडारिटी है, कि कोई किस्म का मुस्लिम यूनिटी है, which I always have thought for a long time एक मजाक है, ठीक है, particularly of the, I'm not saying आम बंदे का, I'm talking about the rulers and the elites, ठीक है. So I think कि पहली तो बात ये कहनी चाहिए कि
because there's so much you can go. You can go point by point by point in the so-called peace plan. Lekin, I mean, basically, this is a call for Palestinian surrender. कि बिल्कुल अपने राइट्स बस छोड़ दें. जो 1948 से नक्बा चल रहा है, the नक्बा, the catastrophe, the ethnic cleansing, वहां से फिलिस्तीनियों को हटाना, ये for Israeli settler colonists, जो उस वक्त, again, मैं हमेशा यही कहता हूं कि यूरोप ने अपना मसला जो हॉलोकॉस्ट को, अपना एंटीसेमिटिज्म, अपना यहूदियों के खिलाफ, उन्होंने फिर वो भेज दिया अरब दुनिया में, और कहते हैं वो डील करें उनके साथ, उनके लिए जगह प्रोवाइड करें. हालांकि यूरोप ने क्राइम कमिट किया है और दूसरे और को कह रहे हैं कि अब इनको अकोमोडेट करो. सो ये जो एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड किस्म के mass violence, I mean, इस तरह का जेनोसाइड हमने नहीं देखा, इन द हिस्ट्री ऑफ द Israel Palestine conflict. लेकिन this has been ongoing. एक ग्रुप में मैं हूं, it's called MLN, Movement for the Liberation of Nakba, which means कि ongoing Nakba है, ongoing catastrophe है. And we have seen the most obscene level इसका, जो ये पिछले 2 साल के genocide के हैं. So throughout these 2 years, as मतलब हमारे audience जानते होंगे, एक पीस प्लान, इन दैट केस सीजफायर प्लान्स कॉन्स्टेंटली प्रपोज हो रहे हैं. अमेरिकन मान लेते हैं, और अमेरिकन अक्सर बाइडेन झूठ बोल के कहते थे, अच्छा ये नेतन्याहू ने, ये इजरायली प्लान है. अच्छा जी, तो वो प्लान आ जाता है दोहा में, हमास एक्सेप्ट कर लेता है, और एट द एंड नेतन्याहू डजंट एक्सेप्ट इट, एड्स क्लॉजेस एंड कहता है कि यार मुझे पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मैंने मानना है. सो इट्स बीन अ फसाद. आई मीन, एवरीवन इस वक्त तक जानते हैं कि नेतन्याहू, इजरायली वजीर आजम, इज अ पैथोलॉजिकल लायर. बस सो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम कि शायद वो झूठ नहीं बोल रहा, कि वाकई दिस इज नॉट ट्रम्प्स प्लान, ट्रम्प डजंट नो एनीथिंग, दिस इज नेतन्याहू's प्लान. बट व्हाट हैज बिकम वेरी क्लियर इज कि एक देयर इज वन फोर्स जो वाकई इसको डराता है, and that is the Zionist lobby, the Israel lobby, which is हम mistake actually often करते हैं. This does not just mean the Jews are involved, Jewish Zionists, they're Christian Zionists, and they're Muslim Zionists. So that whole configuration, which is ठीक है, हम कहते हैं specifically the lobby group APAC, American Israel Public Action Committee, but it's beyond that in the American cultural, intellectual milieu. It has been dominating that from 1967. And the question now is, अब सवाल ये है, जो both even mainstream log उठा रहे हैं. The most well-known, of course, is John Mearsheimer and Stephen Walt, the book, The Israeli Lobby and US Foreign Policy. अब पुराना है, लेकिन वो कहते होंगे यार देख लो, हमने जो बात की थी, अब मान रहे हो कि एक मुल्क जिसकी आबादी लाहौर से कम है, कंट्रोल कर रहा है 370 million people in the US. So everyone, अब तो जो ट्रम्प का मागा मूवमेंट था ना, ऑन विच ही वन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, वो अब बहुत सारे रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि यार ये तो लगता है मीगा बन गया है, मेक इजराइल ग्रेट अगेन. हमारे ये सारा आप कह रहे थे फॉरेन वॉर्स में हम नहीं जाएंगे, ये सारा कुछ, और जो वाकई आई थिंक ट्रम्प का पर्सनल इंस्टिंक्ट इज नॉट फॉर वॉर, ठीक है, उसका जो पर्सनल इंस्टिंक्ट, बट दिस ऑल्सो शोज यू कि एक बहुत ही लाइक इंडिपेंडेंट माइंडेड बुली ट्रम्प, वो भी एक चीज से डरता है, एंड दैट इज द ज़ायनिस्ट लॉबी. A lot of points you covered in this. बात करेंगे हम अपना पाकिस्तानी ज़ायनिस्ट के ऊपर, मगर पहले उससे पहले ट्रम्प का जो 20 नुक्ता प्लान था, उसके अंदर एक अहम, अभी उसने ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल के ऊपर भी किया है, Israel must immediately stop the bombing of Gaza so that we can get the hostages out safely. ये नंबर तीसरा पॉइंट था इस 20 पॉइंट एजेंडा के अंदर, जिसके अंदर डी-रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, गाजा में एक
बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात करते हैं, वो ऑब्वियसली हमास ने नहीं मानी, वो जो मौकफ था वो कह रहे हैं पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स का। इस पूरे वाकये के अंदर पाकिस्तान का बड़ा एक अहम किरदार है, और पाकिस्तान अभी हाल ही के अंदर लीडरशिप उसकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ मौजूद थे अमेरिका में। यूएनजीए के ऊपर भी बड़ी स्पीचेस दी शहबाज शरीफ ने, मगर अहम मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप और 8 ममालिक मुस्लिम ममालिक के सरबराहों की, जिसके अंदर शहबाज शरीफ भी शामिल थे, जिसके अंदर अपेरेंटली उन्होंने अग्री किया कि जी ये प्रपोजल है और ये होना चाहिए। मगर इसके अराउंड जो चीजें हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल शहबाज शरीफ की एक पोस्ट आना कॉन्फ्रेंस नेतन्याहू ट्रंप के दरमियान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे पहले, शमा जुनेजो एक प्रो इजराइल एक्टिविस्ट पाकिस्तानी ओरिजिन की, उनकी शमूलियत यूएनजीए का जो सेशन हुआ और देखना, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई कि सिग्नलिंग शायद हो रही थी इजरायलियों के लिए पाकिस्तानी जायनिस्ट की तरफ से। ये बताएं, आपकी इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी बड़ी अहम रही है पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में। क्या किरदार है पाकिस्तान का और क्या हो रहा था यूएनजीए पे और ट्रंप के साथ, और क्या मुकमुका था जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है, क्योंकि इसहाक Right. डार ने ही बैक ट्रैक कर लिया इस पूरे एग्रीमेंट से। Very quickly, एक थोड़ा सा हिस्ट्री तो होना चाहिए कि वी हैव हैड पाकिस्तान का एक ऑब्वियसली वी नो कि कितना बड़ा फौज है, बाद में तो खैर न्यूक्लियर वेपन्स भी आ गए। तो इनका एक पुराना रोल है कोल्ड वॉर के ज़माने में, in which Pakistan was clearly in the Western camp, ठीक है, in treaties, Seato, Cento, Baghdad Pact, all of these. So it was clearly in the Western pact. And what was the contours of the Western hegemony in the Middle East? बस हमने protect करने हैं अपने monarchs को क्योंकि वहां से हमें तेल मिल रहा है, cheap oil, and two things, and we have to protect Israel. ठीक है, Israel should always have a qualitative military edge over and above all of its neighbors and the region. और वो चलता रहा. I mean that, especially 67 war के बाद लोग सोचते हैं कि ये शुरू से, लेकिन 1967 war अरब्स और इजराइल में सिक्स the डे वॉर biggest threat, सिक्स the डे वॉर biggest threat to America and the West was Arab nationalism, ठीक है, जिसमें नासिर का नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, गमाल अब्दुल नासिर, जो नॉन अलाइन मूवमेंट, वो नेहरू, टीटो, ये सारे सुकार्नो. So that was the biggest threat. And so when they were defeated, कहते हैं अच्छा चलो अब इजराइल के साथ deepen करें relations, because it's very clear कि Israel can help us. They can be, as one person said, Chomsky quotes this, the local cop on the beat. ठीक है, वहाँ to discipline any of the regimes जो थोड़ा बहुत भी जरा like oppose America on this thing, या थोड़े बहुत अपना जो resources है अपने वहाँ के लिए रखना चाहते हैं. So anyways, that's the history. The reason I say that is that there was a very infamous incident, obviously in 1970, called Black September, in which उस वक्त Jordanian king Hussein tha, and he had called upon again a serious army, unlike most of these, the ones that had in the Gulf, the Pakistani, and it was none other than our great Ziaul Haq that went there and directed the mass slaughter of these Palestinians that were demanding more अच्छा, ये थोड़ा rights. डिस्प्यूटेड है, ये क्लेम थोड़ा डिस्प्यूटेड है अब, क्योंकि वो कहते हैं कि जी वो वहां से वापस रिफ्यूज कर दिया था उन्होंने फॉलो करने के लिए, बट कंटिन्यू Right. प्लीज। Well, I mean, yeah, I will dispute that as well, and I think I have plenty of Jordanian friends as well. Jo, kya kehte hain. Anyways, so but the larger point is that's the role they have served. Okay, as a mercenary, as we all know, hum sab jante hain कि during the first Trump administration, there was this huge push towards getting these what were called the Abraham Accords, getting these ye sare, particularly these Arab countries, influential ones, to normalize relations, to recognize Israel. Because we should remember the only two countries at that point that were in the whole Muslim world, entire Muslim world, actually, that's wrong, three, Turkey as well. But in the Arab world, it was only Jordan and Egypt through
so-called peace agreements. In 1978, Camp David with Egypt, and then later on with Jordan in the 1990s. And so they established diplomatic relations, but that's it. I mean, there are far more Arab countries and Muslim countries that have not. And to make a long story short, because this is an occupational hazard of professors to go on and on and on, people have said that Saudi Arabia is the big prize, the greatest prize. अगर उनको खींच लिया जाए to normalize and establish relationship, मान ले इजराइल को, क्योंकि Saudi Arabia is considered not, I don't even think by most Muslims anymore. Like in ठीक है, Saudi Arabia जहाँ है, the two holy mosques, they're the guardians of the two holy mosques. When I say they're the guardians of imperialism and Zionism in the region, खैर वो अलग बात है. But the House of Saud is there. Actually, the greatest prize is Pakistan. ठीक है, Pakistan with this huge military and nuclear weapons. ठीक है, the country itself is like a laughing stock. It's perhaps in my mind, मतलब again, I'm Pakistani, but it's the weirdest case in international affairs that I've ever seen. Like you have this huge fifth largest military in the world, huge population, ठीक है, nuclear weapons, and the country, when you go to it, it feels like यार ये क्या चीज है? I mean, so anyways, but they do know they have that, and so to get them into the fold of this whole architecture, pura of control and domination by Washington and Tel Aviv. Pakistan is very important for that. So much so, okay, even Indians go to, yeah, Americans for the past 3 decades are getting closer and closer to Indians का लेकिन मकसद ये है कि Indians भी थोड़ा बहुत irritate हो रहे हैं कि क्या है यार, हमारा एक ही काम है कि आपके लिए चाइना को कंटेन करें, help you with to get China. So वो कहते हैं यार हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है, like we have our own interests as well. It's not just कि Washington के लिए हम चाइना के लिए, बात वही है ना, लोग बहुत कह रहे हैं अच्छा जी ये geopolitical realignments हो रही हैं वो. I'm not, I don't subscribe to that fully. I think that the US has never had a problem with Pakistan getting these types of things from the Chinese, cheaply, etc. It's never, because it always knew, okay, at the end of the day, the big bucks and the big training and the big threat comes from Washington if they step too much out of line. And वो test हो रहा था during the war on terror years, ठीक है? When the US wanted to send a message, it sent a message. It would deliberately bomb with the Salala incident. It would its special forces, and it's everywhere, and the Blackwater everywhere in Pakistan. It would, yeah, मतलब एक तरफ major non-NATO ally, दूसरा, the Haqqani network, as the CIA director said, the Haqqani network is a virtual arm of the ISIA. So it was a very strange relationship going on there. And I think now we are going back to a very much more stable Cold War relationship, right? When it's very clear that Pakistan is ठीक है हमारे side पर है ये वो, which again, India cannot be neglected, but they can be sent a message. If you go astray too much, अगर बहुत ही ज्यादा आप जरा थोड़ा बहुत करीब जा रहे हैं, रशिया के साथ तो पुराना है ही है, लेकिन अब अगर चाइना के साथ भी थोड़ा बहुत अंटांट कर रहे हैं, no way, you're supposed to be firmly committed to हमारा जो what Indo-Pacific strategy to contain and ultimately to confront China. So I think there's a message to be sent there as well. ऑल्टरनेटिव ऑर्डर की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है, और सॉरी एक तरफ अमेरिका है, और पाकिस्तान उस रजिया की तरह है या उस दोस्त की तरह है धोबी के, ना जो ना घर का है ना घाट का है. तो पाकिस्तान इन बिटवीन अमेरिका और चाइना एट दिस मोमेंट, जहां पे सऊदी पैक्ट भी हुआ है, अभी ये डील भी हो रही है, शायद पाकिस्तान उसके अंदर भी एक किरदार अदा करे ना करे हमें नहीं पता अभी तक, मगर मुमकिन ना करे. आप उसको किस तरीके से देखते हैं? Well, यही तो, I mean, in some ways, फायदा भी है. I mean, of Pakistan having this close, it's that country
जिसका चाइना के साथ तो obviously we all know for the longest time since the 60s इतना करीब all weather friend, both the best friends. But of course, the generals and the politicians perhaps more so from London, England, but the generals, absolutely, their loyalty to the US, coming training, yeah, wo, a lot of my students are here from when I was teaching at NDU, National Defense University. So the military component of it has deep links with the United States, and there's no question in my mind that when they are selecting the top brass and especially the chief of army staff, Jo Hamesha is the most influential person Pakistan mein, now field marshal Asim Munir, this stuff does not get done without the approval of Washington. In that sense, the Chinese are quite principled on this matter. You may agree or disagree with them on these things. Ke मुल्क में क्या हो रहा है कोई okay, a new dictatorship has come, a revolution has come, a leftist, right? उनके लिए it doesn't matter. I mean, we want a win-win economic relationship with countries. हमारा sole concern ये है, which is why it's so ridiculous, right? When Washington is talking about a new Cold War and we have to prepare our Pentagon and ships off the coast of the Chinese, ये वो. I mean, it's all nonsense. It's the economic and specifically the technological growth. पहले अब कहते थे ना चीन is just वो ठीक है good copy बड़े अच्छे कर लेते हैं वो technology. No, now they're innovators. ठीक है वो नई चीजें ला रहे हैं to the so. I mean, that's the issue with the U.S. and China. ठीक है वो तो एक है जो हम जिसको हम New Cold War कहते हैं. But with regards to Pakistan specifically in this, so Pakistan, this is not the double game they were speaking about the war on terror. वो था कि हाँ तालिबान को refuge भी आप दे रहे हैं और साथ हमारे साथ भी लड़ रहे हैं ये वो. And the complete irony is this. Not many people are speaking about this, but it's becoming clearer and clearer. जो ये ट्रम्प ने एकदम फेंक दिया ना कि हमने बागराम एयरबेस वापस लेना है अपने अफगानिस्तान में. अच्छा इन द मिडल ऑफ नोवेयर हमने बागराम एयरबेस ये वो and thode sources hai. I want to again make this modest kind of appraisal of this. I think Trump was quite pressured. Yeah, these were the small requests that our Asim Munir made. Can you at least just say that you want Bagram Airbase back? Because as you know, as our viewers know, the Pakistani government is really angry, livid, especially the generals with the Taliban in Afghanistan because they're not following orders. Yeah, हमने आपको बनाया है, and now ये आप लोग, yeah, so they're not following orders from Islamabad anymore, and they're causing a lot of trouble with the TTP elements and all of this that can go back and forth, just the way the Taliban itself went back and forth during the war on terror years, right? By the way, this is something, and I think I should stress in every column of mine. The Pakistanis beat the Israelis in one thing. They were the first to nominate Trump for a Nobel Peace Prize, by the way. They beat the Israelis to it. I mean, Netanyahu ka philosophy basically, I don't want to go on and on. Philosophy यही है कि यार यही मौका मिला है. बाइडेन ने कुछ भी नहीं किया है, ट्रंप भी खुली छुट्टी उसने दी हुई है. Do it. Final solution. And I use that word very carefully. I mean, that's a Nazi term, final solution, because I think they very much understand they're never going to get this opportunity again. They have lost forget the American public, but the young Jewish vote. That young Jewish class will no longer be entering into these Israeli lobby type of things. Or no, they've also seen what the Zionist Israeli state has done. डेमोक्रेटिक बेस पर तो वो टाइम भी नहीं जाया कर रहा है इसराइल लॉबी क्योंकि उनके आंखें अब नहीं बंद कर सकते हैं. कोशिश कर रहे हैं इनके आंखों को बंद रखने के लिए. That's not working, but they are spending so much money. Israel का एक पूरा मिनिस्ट्री है of disinformation.
hundreds of millions of dollars. यार मुझे अभी पता लगा कि लाइक एक एक पोस्ट के लिए वो जो कोई कोई ये जो इजरायली इन्फ्लुएंसर्स हैं, $7,000। अब मैं आपसे पूछूंगा सर, आपको मिल जाता है $7,000 ये वो करने के लिए? अगर आपने कहा कि जी इजरायली इन्फ्लुएंसर्स को पैसे इजराइल अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहा है अपना मौका आगे करने के लिए, मे बी इट्स टू लेट। अगर नहीं चला ये, लैरी एलिसन भी सीबीएस ले रहा है, टिकटॉक भी ले रहा है और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर नहीं हुआ, दे कैन ऑलवेज अप्रोच पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कि वो एक पोस्ट या ट्वीट डाल दें जैसे ट्रम्प के हक में थी। मजाक अपनी जगह पे, बहुत एक अहम मौका और एक डेवलपमेंट जहां पे शायद गजा के अंदर अमन मुआहिदा हो गया है। प्रोफेसर जुनैद अहमद, Yeah, if I can just say one last thing. One Go last thing ahead. I would say is कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं फिर, अच्छा ठीक है पाकिस्तान अगर है, what will it look like? You know, कहते हैं कि okay, at some point we can imagine maybe Saudi Arabia publicly के. Now, we have to understand these Gulf states are small states, police states, dictatorships, Awam can forget about it. Pakistan is a country of 240, 250 million people. Okay? So for the Pakistani, whether the generals or the politicians, to publicly announce, we now recognize Israel, that I see as very difficult. I could be proven wrong and there could be bigger idiots than I think. Like, and I highly doubt what it really would convert to is, number one, हमने कभी कोई कदम इस तरह का नहीं उठाना that will threaten Israel. And number two, we're more than willing to क्या कहते हैं, secretly, covertly be involved. जब इमरान खान को फारग किया गया, द regime change, अगले दिन से ही शुरू हो गए अमेरिकन, मैंने आपके जो म्यूनिशंस हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं एट अ मैसिव, फटाफट यूक्रेन भेजो, ठीक है, रशिया के खिलाफ, एंड they complied. The Pakistanis complied. ये वो. So I just want to say is कि we should be careful कि यार मैंने कोई publicly कोई सुना तो नहीं, I mean इतना sense तो शायद है भी, फौज में and the politicians क्या इतना खुला हमने नहीं कहेंगे, but that's always the story यार, that is always the story कि what the Pakistan or all of these other Arab and Muslim countries say publicly and ye wo, and then privately what they do in their relationship both with Tel Aviv and Washington, and they know the closest way, the easiest way they can get to Washington's heart, Washington का दिल जीतना, वो टेल अवीव के थ्रू है. Washington का दिल जीतना टेल अवीव के थ्रू है. Junaid Ahmed, a lot for our viewers to absorb and fathom, और obviously ये सिलसिला जारी रहेगा खबरों का, और definitely हम आपके पास दोबारा आएंगे. Junaid Ahmed, director and teacher of law, religion and global politics at the Center for the Study of Islam and Decolonization, CSID Islamabad. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद. नाजरीन, आप लोग क्या समझते थे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.